हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब तक हम जो है तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं और आज इसका हम 4th पार्ट जो है पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अब। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स कौन है? सहिष्णु या उदारवादी लोग। इनका जो रिवॉल्यूशन था, इनकी जो क्रांति थी, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं इसको आगे हम। द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स and workers in many European countries in the years 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. ये कह रहे हैं जो गरीब लोग थे और जो बेरोजगार लोग थे और इसके साथ साथ वहाँ पर जो भूख से मरने वाले पीजेंट्स जो खेतों में काम करते थे वो लोग और जो वर्कर्स थे, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 के अंदर उन्होंने अधिकतर ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, एक क्रांति शुरू की जिसको लीड किया जा रहा था एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। और ये रिवॉल्यूशन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के अधिकतर पार्ट्स में शुरू हो चुके थे। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। कह रहे हैं महिलाएं हों या पुरुष हों, लिबरल मिडिल क्लास के जो सहिष्णु उदारवादी मध्यम वर्ग था, उनमें जो महिलाएं पुरुष थे, उन सभी ने मिलकर जो उनकी डिमांड थी संविधान और राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्र को एक करने की, देश को एक करने की, इसके साथ उन्होंने जो है अपने मूवमेंट्स को शुरू किया था। उन्होंने जो है समय के साथ अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को देश के संविधान के साथ साथ और देश को एक करने के लिए वो सब एक साथ जुड़ गए। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। इन्होंने एक एक प्रस्ताव बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जर्मन नेशन के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए, और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इस जर्मन राष्ट्र को मोनार्की यानी कि राजा के द्वारा हेड किया जाएगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के लिए सब्जेक्ट टू मैटर होगा, यानी कि पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही रहेगा। विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया, विल्हेम फोर्थ जो कि उस समय पर प्रशिया का किंग था, उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। और उसने जो अदर मोनार्क्स थे उस समय पर, जो अदर राजा थे उस समय पर, उनको सबको साथ लिया और साथ में अपने साथ आर्मी को भी लिया। और उसने क्या किया, इसके साथ जो इलेक्टेड असेंबली थी उसका अपोज करना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। कह रहे हैं ये जो अपोजिशन था एरिस्टोक्रेसी का, एरिस्टोक्रेसी की बात हमने कल भी की थी, उच्च वर्गीय या अभिजात वर्ग, ऊंचे समाज से आने वाले लोग, या जिनको ऊंचे ऊंचे जो हैं बड़े लेवल के जो हैं अवार्ड्स मिले होते इनको, तो वो लोग, तो वही उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन था उच्च वर्गीय या अभिजात वर्ग के लोगों का और मिलिट्री का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, और जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का वो भी ख़त्म हो चुका था। सोशल यानी जो सामाजिक आधार था पार्लियामेंट का, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे उसको वो हटाते चले गए, रिमूव करते चले गए। कौन है, ध्यान रखना, यहाँ पे विल्हेम फोर्थ की बात हो रही है, उसने ये वो ख़त्म कर दिया। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। कहने जो इशू था, जो समस्या थी, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, राजनीतिक अधिकार देने के लिए महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने में जो एक्सटेंशन हो रहे थे, उसमें भी एक समस्या थी
समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो जितने भी लिबरल मूवमेंट्स हो रहे थे, जितने भी उदारवादी लोगों द्वारा मूवमेंट चलाए जा रहे थे, उनमें भी महिलाओं को राइट अधिकार मिलें या ना मिलें, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, विवाद था। Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. तो उस समय पर जो महिलाएं थीं, उन्होंने अपने खुद के राजनीतिक संघ बनाने शुरू कर दिए थे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स उस समय पर शुरू किए और वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में जो राजनीतिक रूप से जो बैठकें होती थीं और जो धरना प्रदर्शन होते थे, उनमें अब महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। कह रहे महिलाओं को इन मूवमेंट्स में बेसिकली दर्शक दीर्घा में एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दर्शक की तरह रखा जाता था। यानी कि वो सिर्फ एक दर्शक की भांति क्या हो रहा है वो विजिटर गैलरी से देख रही होती थी। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज डेट द साइकल्स। मोनार्क जो राजा था उसने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये साइकिल कैसा चला है, जो चक्र है वो कैसे घूम रहा है। इफ़ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। कह रहे हैं कि अगर वो जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, या जो भी हम जब बात करें दमन हो रहे हैं, ठीक है, इनको जो एंड आता है कंसेशंस ग्रांट कर छूट देकर लिबरल्स नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को, तो उससे जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको अब मोनार्क ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। उसके साइकिल को भी उसने देखना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। जर्मनी और इटली का बनना। अब शुरुआत जो इसमें उन्होंने की है वो जर्मनी के साथ की है। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशनल। वो कह रहे हैं कि जर्मनी के अंदर की अगर बात करें कि क्या आर्मी जो है देश के निर्माण की आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। कह रहे 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद था यूरोप के अंदर, वो अब मूव कर रहा था अपनी एसोसिएशन से लेकर डेमोक्रेसी के साथ, रिवॉल्यूशन के साथ और रिवॉल्यूशन के साथ। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। कह रहे जो भी ऑब्जर्व हो रहा था वहाँ पर, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच, कह रहे ये सब कुछ जो है महसूस किया गया, ये सब कुछ देखा गया किसमें, जर्मनी और इटली जब यूनिफाइड हो रहे थे नेशन स्टेट्स के रूप में, नेशन स्टेट्स के रूप में जब वो प्रक्रिया में चल रहे थे, जब वो उभर कर आ रहे थे, उस समय पर ये चीज़ें देखी गई थी। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन। कह रहे हैं जो मध्य वर्ग के जर्मन के जो पीपल्स थे, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई थी। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज however repressed by the combined forces of the monarchy and the military। कह रहे हैं ये जो लिबरल इनिशिएटिव थे, ये जो उदारवादी या जो सहिष्णु इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशिएटिव का मतलब है प्रयास। तो उन्होंने कहा कि जो सहिष्णु प्रयास या जो उदारवादी प्रयास नेशनल बिल्डिंग को फॉर्म करने के किए जा रहे थे, नेशनल बिल्डिंग राष्ट्र को बनाने के जो किए जा रहे थे, उनको रिप्रेस्ड किया गया कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा। किसकी? मोनार्की, जो राजा की फोर्स थी, और जो मिलिट्री थी, उन दोनों के द्वारा मिलकर जो है राष्ट्रवाद की जो पनप रहा था, जो फल रहा था, उसके लिबरल इनिशिएटिव्स के थ्रू उसको क्या क्या रिप्रेस्ड किया गया, उसको दबा दिया गया, उसका दमन कर दिया गया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया। और इसमें जो मोनार्की और जो मिलिट्री हैं,
इसको जो लार्ज लैंड ओनर्स थे प्रशिया के अंदर, उनके द्वारा जो है सपोर्ट किया गया था इस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग को रिप्रेस करने के लिए। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रशिया ने जो मूवमेंट चल रहा था इसकी लीडरशिप को अपने कंट्रोल में ले लिया। 3 वॉर्स ओवरसीन ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के 3 जब देखा गया, जब 3 लगातार युद्ध हुए उनमें ये सब चीज़ देखी भी गई। इसमें प्रशिया ने जो है लीड किया इस सब चीज़ को, और उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ जो है वॉर किए, और इसमें प्रशिया की विक्ट्री भी हुई। प्रशिया इसमें जीता भी। प्रशिया एक कंट्री का नाम है, था उस समय पर, अब नहीं है। कंप्लीटली द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। प्रशिया एक्चुअल में ये जर्मनी के पार्ट वाला इलाका ही है, और आज के समय में जो जर्मनी है वो उसमें प्रशिया के नाम से जाना जाता था। एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और इन्होंने पूरी करी जो प्रक्रिया थी एक करने की जर्मनी को, उस प्रोसेस को इन्होंने पूरा भी कर दिया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ रशियन स्टेट पावर। कह रहे जो नेशन बिल्डिंग हो रही थी, जो राष्ट्र बन रहा था जर्मनी के अंदर, जर्मनी के बनने की जो प्रोसेस थी, जर्मनी राष्ट्र के बनने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, इसको देखा गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ठीक है, प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसमें जो प्रदर्शन था वो पर्शियन स्टेट पावर का डोमिनेंस के रूप में देखा गया यानी कि उसका प्रभाव पर्शियन स्टेट पावर का प्रभाव ज़्यादातर इसमें देखा गया जर्मनी के फॉर्मेशन में। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो नया स्टेट बनकर उभरा जर्मनी, इसमें स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत फोकस जो था, एम्फेसिस जो था, वो करेंसी को मॉडर्नाइज करने में था, पैसे को नया बनाने में था, आधुनिक बनाने में था, बैंकिंग को बिल्कुल नया करने में था, लीगल और जो जुडिशियल सिस्टम थे जर्मनी के अंदर उनमें भी मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे, उसमें भी आधुनिकरण की बात हो रही थी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ रहे थे। अब ये तो रहा हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब बात कर रहे हैं इटली के यूनिफिकेशन की। इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। कहें जैसे जर्मनी में था ठीक वैसे ही इटली में भी एक लंबा इतिहास है राजनीतिक विखंडन का, राजनीतिक टुकड़े टुकड़े होने, राजनीतिक तौर से टुकड़े टुकड़े होने का। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। जो जितने भी इटली में रहने वाले लोग थे वो बिखरे हुए थे, फैले हुए थे बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट्स में, वंशवादी राज्यों में, एज वेल एज मल्टी नेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। और इसमें इनके बहुत सारे पार्ट जो थे मल्टी नेशनल हब्सबर्ग एम्पायर के अंदर भी आते थे इटालियन पीपल्स के। इटली वॉज डिवाइड इनटू 7 स्टेट। उस समय पर इटली 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। उस समय पर जो इटली की भाषा जो थी उसको कोई कॉमन फॉर्म नहीं मिली हुई थी। एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। और वहाँ पर अभी भी बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस, विभिन्नताएं देखने को मिल रही थी। जोसेफ मेज़िनी की हमने बात की थी। जोसेफ मेज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। हमने इनके बारे में कल ही बात की थी। तो ये जो है एक सुधारवादी और उदारवादी पीपल थे जिन्होंने, और इनको जो है एक्चुअल में चांसलर के रूप में जाना जाता है इटली के, और इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो वही उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको उन्होंने दिया कोहेरेंट प्रोग्राम। कोहेरेंट प्रोग्राम का मतलब होता है सुसंगत कार्यक्रम। व्यवस्थित तरीके से एक प्रोग्राम चलाया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने इटली को एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के रूप में फॉर्म करने की बात की थी। यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। हम जब बात करते हैं यंग इटली की और इसमें हम डिसेमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो यंग इटली है, बिल्कुल नया इटली, युवा इटली के डिसेमिनेशन की बात, युवा इटली के प्रसार, युवा इटली जो है अपने जो गोल हैं उन गोलों को, ये कह सकते हैं इटली के गोल्स को जो है युवा लोगों तक
प्रसारित करने की बात हो रही थी। द फेलर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sandhya Pendment under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। क्या जो रिवॉल्यूशंस हुए थे, जो रिवॉल्यूशन हुए 1831 और 1848 में इटली को यूनिफाइड करने के लिए, इटली को फ्रीडम दिलाने के लिए, वो फेल हो चुके थे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सैदिनिया पिडमंट था, क्या रहा, इसके साथ साथ जो विचारधाराएं थी इटली को यूनिफाई करने की, वो मेल्ट हो गई थी, यानी बिल्कुल खात्मे तक जा चुकी थी। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो सैदिनिया पिडमंट, जो कि एक छोटा सा एक किंगडम थी वहाँ पर, ठीक है, उसका रूलर था किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। उसने फिर क्या किया, इटली स्टेट को वॉर के थ्रू यूनिफाइड करने के प्रयास करने शुरू कर दिए। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। खैर इटली ने ऑफर किया उन सभी को कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या संभावनाएं होंगी उनके लिए, और क्या पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, क्या राजनीतिक प्रभाव होगा, और क्या आर्थिक विकास होगा, इसकी संभावनाओं को ऑफर किया इटली ने अपने उन सभी लोगों को। इटली वॉज नाइदर रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक। अब इटली, क्योंकि जब लोगों तक ये बात पहुंची तो इटली अब जो है ना तो क्रांतिकारी रहा, ना तो वहाँ पर क्रांति रही, और ना ही वो डेमोक्रेट रहा। Italian population among whom rates of illiteracy were high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। कह रहे हैं जो इटली की जो पॉपुलेशन थी, जिनमें से अधिकतर लोग जो हैं, अधिकांश लोग जो हैं इलिटरेट थे, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर इलिटरेसी थी, तो इसकी वजह से वो लोग रिमेन्ड ब्लिसफुल रहे, वो जो है आनंदपूर्वक रह रहे थे, क्योंकि उन्हें लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का अभी तक उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। इस वजह से वो अब जो है जैसा चल रहा था उसी में ही वो बहुत आनंदपूर्वक रह रहे थे। इसमें अब हम आगे बात करें द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो स्ट्रेंज आश्चर्यजनक जो केस था, जो स्थिति थी, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। ये क्या था? द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कह रहे हैं जो मॉडल था नेशन का या नेशन स्टेट का, और उसके बारे में बहुत सारे जो स्कॉलर, बहुत सारे जो विचारक थे, उनका आर्ग्यू था कि ये ग्रेट ब्रिटेन है। इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस थी, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस थी। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले तक कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब जो था बेसिकली वो सिर्फ यही था कि इसमें इंग्लैंड का जो है बाकी अदर जो स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में, उनमें इंग्लैंड का जो है बहुत सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और उसने इसमें बेसिकली जब बात की जाती है, उसमें इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। उसने स्कॉटलैंड पर अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर दिया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English member। और जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो थे वो इंग्लिश पीपल्स ही थे, यानी कि इंग्लैंड के पीपल्स थे, और इसको डोमिनेट भी वही करते थे। और इससे आयरलैंड और जो स्कॉटलैंड था उनको जो है प्रॉपर डोमिनेंस नहीं मिल पाया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। और आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, फोर्सफुल तरीके से। और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, लोकल पीपल्स थे, उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो लाइक्स थे, हैबिट्स और जो अदर चीज़ें थी, उन सबको वहाँ पर बिलीव्स को सबको इग्नोर किया गया था। ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑन दिस यूनियन। कह रहे हैं जो ब्रिटिश फ्लैग था, जो नेशनल एंथम था ब्रिटिश का, और जो इंग्लैंड लैंग्वेज थी, ये तीनों ही जो हैं एक्टिव तरीके से प्रमोट किए जा रहे थे आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। और जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड थे ये सिर्फ एक सबऑर्डिनेट पार्टनर के रूप में इस यूनियन के अंदर रह रहे थे। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही थी वहाँ पर।
बात करें हम विजुअलाइजिंग द नेशन की, व्हाइल इट वॉज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू। कह रहे हैं कि ये बहुत आसान होता है कि किसी रूलर को हम रिप्रेजेंट करें किसी पोर्ट्रेट या स्टैचू के थ्रू। In another words, they represented a country as if it were a person। कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि ये जो रूलर्स होते हैं ये किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अगर ये पर्सन होते तो। इसीलिए जो रूलर्स थे उनको जो है उनको जो है स्टैचू या पोर्ट्रेट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर, और जो इसी वजह से जो थे राष्ट्र जो थे या कंट्री जो थी इनको एक फिगर के रूप में प्रेजेंट करने की बात किया है। तो इसमें पोर्ट्रे किया गया इन कंट्रीज़ को, नेशंस को एक फीमेल फिगर के रूप में। द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। कह रहे हैं ये जो फीमेल फिगर था, जो स्त्री यानी कि महिला का जो चित्र था वो जो है एक प्रतीक चित्र के रूप में किसी राष्ट्र के जो है प्रदर्शित की जा रही थी। क्रिस्टियन मैरियन एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है विच वॉज अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, और जो कि जो है इस विचार को जो है अंडरलाइन करता है कि वो नेशन जो है वो एक वो कंट्री जो है एक क्रिश्चियन नेशन है। फिर बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की। By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends। कह रहे हैं कि जैसे 19th सेंचुरी का क्वार्टर ख़त्म हुआ, यानी कि 25 साल ख़त्म हुए, जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, अब उसके अंदर जो आइडियलिस्टिक थी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट की, जिसमें उदारवादी लोकतांत्रिक जो भावनाएं थी, ठीक है, वो फर्स्ट हाफ तक आते आते वो कम होने लगी थी। बट बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एड्स, और ये जो है एक नैरो क्रीड बन गई। नैरो क्रीड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है संकीर्ण पंथ की भावना बनकर अब ये सिर्फ रह गई। कहने कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो थे, जिसमें हमने बात की थी कि सहिष्णु लोकतांत्रिक भावनाएं, ये फर्स्ट हाफ तक आते आते जो है कम हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी जो है एक सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल एंड बिलीव्स के रूप में ही बनकर रह गई थी, एक संकीर्ण पद के रूप में हमें देखने को मिल रही थी। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans। कह रहे हैं जो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम थी उस समय पर नेशनलिस्ट की चिंताओं के लिए, उस समय पर जो राष्ट्रवादी लोगों के सामने जो मुख्य समस्या, उस समय पर जो सीरियस समस्या जो आ रही थी यूरोप के राष्ट्रवादी लोगों के सामने, वो 1871 के बाद सामने आई। वो भी एक एरिया था जिसका नाम था बाल्कन्स। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बाल्कन्स का जो एरिया था ये एक जोग्राफिकल एरिया था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशंस देखने को मिलते थे। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट्स नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। क्या एक के बाद एक जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज थी वो टूट रही थी और उनका कंट्रोल जो है इससे हटते चले जाते, जिसकी वजह से ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते चले जा रहे थे। द बाल्कन एरिया बिकम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और जो ये बाल्कन का एरिया था ये एक तरह से एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, घने झगड़ों का कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, झगड़े। कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार झगड़े विवाद होते रहे, लड़ाइयाँ होते रहीं, और ये पूरा पीरियड जो था एक एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का बनकर रह रहा था बाल्कन एरिया में। द बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। बाल्कन एरिया में जितने भी छोटी मोटी किंगडम्स थी वो सब एक दूसरे से बहुत जलती थी और होप करती थी दूसरी टेरिटरी को कंट्रोल करने के, अपने कब्जे में लेने की, दूसरे को ख़त्म कर कर मार कर।
या अपने कब्जे में लेकर। बट द आइडिया डेट द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, लेकिन जो आइडिया था, जो विचार था कि सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए इनटू नेशनल स्टेट्स, वो आइडिया अब जो धीरे धीरे जो है एक्सेप्टेड होने लगा था एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल तरीके से, प्राकृतिक तौर पर और सार्वभौमिक तरीके से। नेशन स्टेट्स का जो आइडिया था वो सोसाइटीज़ के द्वारा अब अडॉप्ट किया जाने लगा था। इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला है, आपने इसमें बहुत कुछ जाना है नया कि किस तरीके से जो है यूरोप में इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और ब्रिटेन के केस के बारे में इसमें हमने पढ़ा, फ्रांस और रशिया के बारे में भी हमने देखा है। तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने वीडियो को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग जो हैं जीके जीएस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम जीके जीएस ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।